अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम एमडी कैट के लिए प्रोकैरियोट्स का चैप्टर रीड करेंगे, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी सिलेबस हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी शेप्स को समझना है, शेप्स की क्लासिफिकेशन को समझना है, एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी, यानी पूरा चैप्टर इसमें से कवर नहीं करना। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर क्या लिखा है? बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Structurally, bacteria has three distinct regions. Say, first appendages that include flagella and villi। तो देखो भाई, पहली बात तो कह रहा है बैक्टीरिया जो है वो आपका एक प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। और फिर कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरली जो है बैक्टीरिया, वो उसके तीन डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। पहला है अपेंडेजेस, जिसके अंदर फ्लैजेला और पिलाई शामिल है, दैट हेल्प बैक्टीरियल सेल इन लोकोमोशन एंड फ्लोटिंग रिस्पेक्टिवली। यानी फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, पिलाई का काम होता है वाटर में फ्लोटिंग करवाना बैक्टीरिया को। सेकेंडली, cells covering consist of capsule, the outermost covering in some cells। यानी सेल कवरिंग, यानी अपेंडेजेस के अलावा, अपेंडेजेस आउटर ग्रोथ को बोलते हैं, यानी मेन फ्रेमवर्क के अलावा। तो मेन फ्रेमवर्क के अलावा जो है, जो कवरिंग है सेल की, उसके अंदर कैप्सूल है, और जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं होता। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये चीजें हैं। एंड द थर्ड साइटोप्लाज्मिक रीजन दैट कंटेन सेल क्रोमोसोम, जिसके अंदर सेल क्रोमोसोम होता है, प्लाज्मिड होता है, सही है, जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल है डीएनए का, जिसका काम बेसिकली क्या होता है, जिसका काम यहाँ पे मेंशन है कॉन्जुगेशन करना एंड बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एंटीबायोटिक। सही है। अच्छा देख, फिर क्या कहता है यहाँ पे आपके पास, कि भाई आपके पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन राइबोसोम। बैक्टीरिया में राइबोसोम्स भी होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम होता है। मीजोसोम होता है। मीजोसोम क्या है? मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसके सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, अंदर की तरफ फोल्डिंग है, दैट फॉर्म अ मीजोसोम। और मीजोसोम का काम क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन करना, सेल डिवीजन करना, रेस्पिरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड वेरियस इंक्लूजन्स। सही है। यानी बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, जो इंक्लूजन्स होते हैं, इंक्लूजन्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि भाई इंक्लूजन्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। सही है, दैट डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इंक्लूजन्स जो है सेल के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो कि जिसका काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना नहीं है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं है। कॉमन इंक्लूजन्स के अंदर यहाँ पे एग्जांपल में ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। सही है। तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। So generally bacteria have two protective covering, the outer wall and inner cell membrane. Some bacteria have, normally बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है और सेल वॉल होती है, आउटर सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया के अंदर थर्ड यानी सेल वॉल के बाहर भी लेयर होती है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सही है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, विच सेपरेट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो वो बैक्टीरियल सेल्स को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करती है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है दैट में बी कंडेंस टू फॉर्म कैप्सूल, या तो वो कैप्सूल फॉर्म करता है तो स्लाइम फॉर्म करता है, विच इज सॉफ्ट स्टिकी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी सराउंडिंग के हिसाब से ये सॉफ्ट से स्टिकी हो सकता है। कैप्सूल, ये येलो हाईलाइट से पहले बताया गया कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। यानी कैप्सूल जो होता है वो एक सेल वॉल के साथ टाइटली जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। इट प्रोवाइड स्टिकी एंड गमी नेचर टू द सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल को स्टिकी और गमी बना देता है। वेयर एज स्लाइम is loosely attached
लूजली अटैच विद द सेल वॉल, लूज एसोसिएशन होती है, गिव स्लिमी एंड स्लिपरी नेचर, ये इसको स्लिमी एंड स्लिपरी बनाता है नेचर टू द बैक्टीरियल सेल, which is formed by polysaccharide, पॉलीपेप्टाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड। यानी आपका जो स्लाइम होता है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड होता है डिफरेंट स्पीशीज, यानी हर स्पीशीज बैक्टीरिया की स्पीशीज के अंदर ये अलग कॉम्पोजिशन में होता है। सो मोस्टली कैप्सूल्स आर हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। बहुत सारे कैप्सूल्स होता है हाइड्रोफिलिक होता है बैक्टीरिया को डेसिकेशन से, डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर की कमी की वजह से अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको हम डेसिकेशन कहते हैं। फिर कैप्सूल जो है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड इंक्रीज बैक्टीरियल पैथोजेनिस, यानी बैक्टीरिया को कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी के इंजेक्शन से, यानी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तो डब्ल्यूबीसी उसको खाने की कोशिश करेंगे, खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे जो फैगोसाइट्स होते हैं, तो ये उसको फैगोसाइट से बचाता है। तो ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया फैगोसाइट से बच जाएगा तो ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाएगा, तो ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है। अनदर फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन क्या है, प्रमोट एडेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एडहेयर करवाते हैं सेल ताकि बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के साथ जुड़ जाए टू फॉर्म बायोफिल्म। सही है कि बायोफिल्म का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लेयर बनी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी पूरी है एक लेयर की फॉर्म में, उसको हम बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम मोर रेजिस्टेंट एंड हार्डर टू किल। सही है। अब बायोफिल्म अगर किसी बैक्टीरिया ने बना लिया तो वो बहुत रेजिस्टेंट हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे दांतों में प्लाक बन जाता है। सही है, वो बैक्टीरिया की बायोफिल्म वी कैन से। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। सही है, बैक्टीरियल सेल वॉल की। अच्छा मैं पहले जरा एक छोटी सी चीज समझा दूं। देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। अब क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था, इस बंदे ने ये किया था कि इसने एक स्टेनिंग की टेक्निक बताई थी। देखो स्टेनिंग कहते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया होता है ना वो या कोई भी सेल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है तो हम उसमें कलर ऐड कर देते हैं। तो इसने क्या बताया, इसने डिफरेंशियल स्टेनिंग की टेक्निक बताई। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब होता है कि भाई हम जो है दो अलग अलग स्टेन डालेंगे, दो अलग अलग कलर डालेंगे ताकि हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग कलर के नजर आए। तो इसने क्या किया, इसने प्राइमरी प्राइमरी स्टेन का मतलब होता है जो आप पहले डालो, प्राइमरी स्टेन डाला जो कि आयोडीन था। सही है, प्राइमरी स्टेन डाला जो कि आयोडीन था। अब इसकी वजह से आयोडीन डालने से जो बैक्टीरिया ब्लू हो जाता था उसको कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही है। अच्छा करते ये है कि बैक्टीरिया रखते हैं अपनी स्लाइड पे, उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, आयोडीन डालने के बाद उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं। अब अल्कोहल से वॉश करेंगे तो जो बैक्टीरिया आयोडीन के साथ सही तरह से अटैच नहीं हो पाएगा वो बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएगा, वो दोबारा कलरलेस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेन डालेंगे या सेकेंडरी डाई डालेंगे, दैट इज सैफ्रनिन। तो सैफ्रनिन जब हम डालेंगे तो बैक्टीरिया फिर क्योंकि जो बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया ने आयोडीन के साथ जो बैक्टीरिया अटैच हो गए ब्लू कलर के हो गए, अब वो तो सैफ्रनिन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आयोडीन के बाद उसको अल्कोहल से वॉश किया और जो बैक्टीरिया वॉश आउट हो गया, यानी जिन बैक्टीरिया से आयोडीन वॉश आउट हो गया तो उनमें ये सैफ्रनिन जाके चिपकेगा और वो बैक्टीरिया फिर पिंक या रेड कलर दे देगा। तो ये बैक्टीरिया कहलाएगा ग्राम नेगेटिव। तो ये दो किस्म के बैक्टीरिया जो है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। अब म्यूरिन क्या है, म्यूरिन इज अ मिक्सचर ऑफ टू कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, लिपोग्लाइकेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। लिपोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन ये दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। देखो लिपोग्लाइकेन में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडोग्लाइकेन में पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट, यानी ये भी कॉन्जुगेटेड दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के मिक्सचर को हम म्यूरिन्स कह रहे हैं। इट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट cell wall and provide the cell shape and surround the cytoplasmic membrane to protect। यानी भाई ये यूजुअली आपके पास प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है।
अब फिर बताया गया पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में। पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कंटेन पॉलीमर ऑफ डाइसैकेराइड, जिसके अंदर पॉलीमर होता है किसका, डाइसैकेराइड्स का। सही है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है उसके अंदर डाइसैकेराइड्स होते हैं। अच्छा, फ्रॉम दी पेप्टाइडोग्लाइकन इनवर्ट्स ऑल बैक्टीरियल सेल हैव वेरी सिमिलर, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया, ये रेड वाली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंस है ना वो इस पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से इसके अंदर वाली जो लेयर होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया के फिर साइटोप्लाज्म, वो सारी चीजें सिमिलर होती हैं। फिर कह रहा है कि भाई दिस सेल वॉल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लाइगेंड फॉर अडेरेंस एंड रिसेप्टर साइड ऑफ वायरसेस और एंटीबायोटिक्स। तो ये भाई एंटीबायोटिक्स ने जो बैक्टीरिया के साथ काम करना है, उसके अंदर से उससे जो बाइंड करना है, या वायरस ने जो बाइंड करना है ताकि वो अपना जीनोम इंजेक्ट कर सके, तो ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट जो है सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से, यानी ये पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन, ये बैक्टीरिया को पहचान देता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर पाता है और ब्लू कलर देता है इन देयर स्ट्रक्चर। retail crystal violet when stained with while gram negative बैक्टीरिया ड्यू टू लेस पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है और पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा उसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर जो लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बनी है ग्राम नेगेटिव की और ये डायग्राम बनी है ग्राम पॉजिटिव की। यू कैन सी कि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर है और इसके बाहर कोई लिपिड की लेयर नहीं है, ताकि जब आयोडीन आएगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इस पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ, तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और वो ब्लू कलर का हो जाएगा और अल्कोहल से वॉश करने से ये वॉश नहीं होगा। जबकि आयोडीन इसके साथ जो है नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर एक जो है ना लिपिड की मेम्ब्रेन है, तो ऊपर की लिपिड की मेम्ब्रेन है, तो आयोडीन इसके साथ इंटैक्ट ही नहीं हो पाएगा। अल्कोहल से वॉश करने से आयोडीन वॉश हो जाएगा, फिर जब आप सैफरनिन डालोगे तो सैफरनिन इंटैक्ट करेगा, तो सैफरनिन की वजह से ये पिंक कलर का हो जाएगा। सही है, तो ये होता है भाई, यहाँ पे बात ये लिखी हुई है। तो यू कैन सी कि भाई ग्राम नेगेटिव के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस ग्राम नेगेटिव में कैसी है और ग्राम पॉजिटिव में कैसी है। सही। एंड देन ये देयर इज स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन, दैट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। अच्छा, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ग्राम नेगेटिव में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है बीटा लैक्टमेस। ये बीटा लैक्टमेस जो है ना बेटा, ये एक ऐसा एंजाइम है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को जो है ना क्या कर देता है, डिग्रेडेशन करवा देता है। यानी पेनिसिलिन, अगर कोई आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो आप उसके खिलाफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मौजूद है। अब यहाँ पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंस बहुत अच्छे से गिवन है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कैरेक्टर जो ग्राम रिएक्शन है, अब इसमें बताया गया कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो वॉलेट कलर दे देता है, ब्लू कलर पर्पल कलर दे देता है। रिटेल क्रिस्टल वॉलेट डाई एंड स्टेन ब्लू और पर्पल ऑन ग्राम स्टेनिंग। सही है, यानी ब्लू और पर्पल कलर दे देता है ये। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है एक्सेप्ट सैफ्रन आफ्टर डीकलराइजेशन एंड स्टेन पिंक और रेड टू द ग्राम स्टेनिंग, यानी जब आप अल्कोहल से वॉश करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अल्कोहल से वॉश करने के बाद वो आपका जो ब्लू कलर था वो तो डिसअपेयर हो जाएगा, और जो बचेगा फिर आप उसमें सैफ्रन डालोगे तो वो फिर पिंक या रेड कलर का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेंशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे आयोडीन का जिक्र किया है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिटेन क्रिस्टल वॉलेट, क्रिस्टल वॉलेट ये भी एक डाई है बेटा। तो इसके अंदर भी जो है बेसिकली या तो आप क्रिस्टल वॉलेट ऐड करो और ये ब्लू कलर का हो जाए, या तो फिर आप आयोडीन ऐड करो, क्योंकि आयोडीन भी जब किसी पॉलीसेकेराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। सही है, सो ये वजह, तो दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सही,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने आयोडीन बताया था और ये बुक में तो क्रिस्टल वॉलेट लिखा हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दैट। अच्छा भाई, इसके अंदर सेल वॉल की जो थिकनेस है, सेल वॉल की जो थिकनेस है, ये थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर 8 to 10 नैनोमीटर होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है ये थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और इसके अंदर थिन होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। रिजिड एंड इलास्टिसिटी, ये रिजिड होता है इसका सेल वॉल और लेस इलास्टिक होता है, जबकि इसके अंदर लेस रिजिड और मोर इलास्टिसिटी होती है। आउटर मेम्ब्रेन, कोई आउटर में सेल वॉल के बाहर कोई दूसरी लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसमें सेल वॉल के बाहर भी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर। सही है। अच्छा जी, वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड इन द सेल वॉल, कुछ अमीनो सेल वॉल के अंदर अमीनो एसिड इसके अंदर कम होते हैं और इसके अंदर ज़्यादा होता है, बहुत अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इन द सेल वॉल, इसके अंदर एब्सेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट है। सही है, ये चीज़ें एमसीक्यूज के लिए यस इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है इसके अंदर ग्राम, ये वाला ग्राम पॉजिटिव है और ये वाला ग्राम नेगेटिव है। सही है। तो इसके अंदर ऐसा देखो, टाइकोइक एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर एब्सेंट होता है। सही है, ये एमसीक्यूज आ चुका है टाइकोइक एसिड के बारे में, आप देख सकते हो पास पेपर्स के अंदर। तो जो है लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है लो होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया में, हैव लिपिड लिंक टू पेप्टाइडोग्लाइकन। सही है, लो होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, यानी जो एसिडिक कंडीशन में जो है उसकी सर्वाइवल को हम देखते हैं। खैर अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। इसके अंदर ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड और लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है हाई होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। सही है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से लिपिड कंटेंट इसमें हाई होता है। सेल वॉल डिस्ट्रप्शन बाय लाइसोजाइम, इसमें हाई होता है लाइसोजाइम, इसको आसानी से ग्राम पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर दे। लाइसोजाइम एंजाइम है जो हमारी बॉडी में, हमारे स्लाइवा में मौजूद होता है, जबकि इस लाइसोजाइम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट टू डिस्टेबलाइज आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लाइसोजाइम को जो है डाइजेस्ट, क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। देखो मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया के बाद ये सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो लाइसोजाइम क्या करता है, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, ताकि जब ये सेल वॉल खत्म हो जाएगा तो इस बैक्टीरिया में सलाइवा से पानी भरेगा, और जब पानी भरेगा तो बैक्टीरिया का प्रेशर बढ़ता जाएगा, सेल वॉल तो होगा नहीं, तो ये बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लाइसोजाइम इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से लाइसोजाइम इसके लिए ऑलमोस्ट यूजलेस होता है। एग्जाम्पल में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। स्ट्रेप्टोकोकस है, सही, स्टाफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, एंटेरोकोकस है। सही है, देखो सारे तो कोकस कोकस वाले आ गए। सही है, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम, तो ये आपके पास जो है ग्राम पॉजिटिव है, जबकि एस्चेरिशिया, सैल्मोनेला, क्लैप्सिला, प्रोटियस, हेलिकोबैक्टर, सूडोमोनास, ये सब जो है ये ग्राम नेगेटिव की एग्जाम्पल है। सही है, तो ये याद रखना। अच्छा भाई, shapes and size of bacteria, bacteria are important in different shapes and size. Bacteria are classified into 5 groups according to their बेसिक शेप्स, दैट इज स्फेरिकल जिसको कॉक्साई बोलेंगे, रॉड शेप जिसको बैसिलाई बोलेंगे, स्पाइरला, कॉमा शेप, कॉर्कस्क्रू और स्पाइरोकीट शेप। सो कॉक्साई जो होता है स्फेरिकल होता है। सही है, कॉक्साई जो है आपका, हाँ, कॉक्साई जो है ये आपका स्फेरिकल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। कॉक्साई एग्जिस्ट इन डिफरेंट arrangement like a single cell in pairs. सही है, two called diplococci in group of 4 tetrad in chain, streptococci in cluster, staphylococci और in cube consist of 8 cells sarcini। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये कॉक्साई जो है, यू कैन सी कि भाई ये डिप्लोकॉक्साई है, 2 है, ये फिर स्ट्रेप्टोकॉक्साई है, बहुत सारी चेन है, 4 का ग्रुप है टेट्राड, और ये क्यूब लाइक है, दैट इज सार्किना, ये बंच है। अब आप यहाँ पे देखो स्टेफ्लोकोक्साई की एग्जांपल, डिप्लोकोक्साई की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ये अलग अलग बैक्टीरिया है जो अलग अलग पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम ही है सारे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए निमोनिया कॉजिंग एजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस बुखार वगैरह कॉज करता है ये, फिर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, सार्किना है, वेंट्रिकुलाई है।
तो ये सारी जो है अलग अलग कोक्साई की फॉर्म है। फिर आपके पास बैसिलाई आ जाता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, मे बी फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, दे एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म, सिंगल होता है, पेयर्ड फॉर्म डिप्लोबैसिलस होता है, अरेंजमेंट चेंज स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना कंप्लीटली कॉक्साई होता है ना बैसिलाई होता है, जो कॉक्सोबैसिलस कहलाते हैं। सही है। और कुछ होता है पैरासाइट, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये आपको देख रहा है कि यहाँ पे यू कैन सी दिस वन इज चेन स्ट्रेप्टोकोकस चेन ऑफ बैसिलाई। सही है। एंड दिस इज अ सिंगल, एंड ये पैलिसेड है, ग्रुप है। सही है। तो अलग अलग फॉर्म में आपके पास जो है रॉड शेप का बैक्टीरिया हो सकता है। अगर दो है ऐसे, सिर्फ दो है तो डिप्लोबैसिलस, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और अगर इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में है तो दैट वन इज पैलिसेड। और कुछ ऐसे होते हैं कॉक्सोबैसिलस जो ना स्फेरिकल हो पाते हैं, ना ही टोटल ऐसा लग रहा होता है कि ना रॉड शेप के बैक्टीरिया ना स्फेरिकल है। सही है। फिर उसके बाद जैसे कि आपके पास स्पाइरला है, स्पाइरल सिंगल सेल है, आर फ्लैजिलेटेड डीपली कर्व फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी, यानी स्पाइरला जो है दैट लुक लाइक दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला भी होता है और कर्व होता है मिडल से। वो भी होता है कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप है, इसमें एक फ्लैजिला होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पैरोकीट जो है लॉन्ग होता है, सिलेंडर लाइक फ्लेक्सिबल कॉर्क स्क्रू लाइक बैक्टीरिया होता है। यू कैन सी कि भाई ये स्पायरोकीट्स है जो ऐसे इस तरह से, और ये स्पायरला है जो कि छोटा होता है और इसमें सिंगल जो है कर्व मौजूद होता है, जबकि इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल होता है, ये सांप की तरह ऐसे मूव कर सकता है। सही है। दिस इज ऑल अबाउट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया। अब एंडोस्पोर बैक्टीरिया आर वेरी अडेप्टिव टू चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी बैक्टीरिया के अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को जो है वो अडेप्ट कर सके। सही है। व्हेन हैबिटेट कंडीशंस बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड, यानी जब हैबिटेट कंडीशन हार्श हो जाए, यानी सर्वाइवेबल ना रहे और न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाए, तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाता है। सही है। एंडोस्पोर्स इट डेवलप इनसाइड बैक्टीरियल सेल, बिकम हाई रेजिस्ट, यानी बैक्टीरिया सेल के अंदर बनता है, यानी बैक्टीरिया सेल श्रिंक हो जाता है। सो हाईली रेजिस्टेंट फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के ज़रिए से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। बैक्टीरिया सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है और लेकिन एंडोस्पोर डिस्ट्रॉय नहीं होता। हाई टेम्परेचर से को बर्दाश्त कर लेता है ये, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बर्दाश्त कर लेता है, डेसिकेशन, केमिकल डैमेज, एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन, हर चीज़ को जो है ना ये बर्दाश्त कर लेता है। और ये जो है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरिया एक जो है लंबे अरसे के लिए सरवाइव करने के काबिल हो जाता है। सही है। ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज एंडोस्पोर, जिसके अंदर ये आउटर कोट है, मेम्ब्रेन है, फिर ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स स्पेलिंग गलत लिखी है, कॉर्टेक्स होगा। फिर ये जो है जर्म सेल वॉल, जिससे बाद में डेवलपमेंट होगी, और फिर ये कोर होता है जिसके अंदर इसका सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो भाई यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि भाई इन सर्टेन बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस, सही, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस का जिक्र भी किया हुआ है, सेल्स टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म एंडोस्पोर्स, जो कि अच्छा ये याद रखना कौन सा बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना रहा है, कौन सा सिस्ट बना रहा है, कौन सा एक्सोस्पोर बना रहा है, वो भी हम समझेंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान एंडोस्पोर बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ कॉपी ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम अंडरगो डिहाइड्रेशन, यानी इस प्रोसेस के दौरान साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा और बैक्टीरिया क्रोमोसोम डिहाइड्रेशन होता है और गेट सराउंडेड बाय 3 लेयर्स कवरिंग, और उसको सराउंड कर लेता है थ्री डिफरेंट लेयर्स उसको सराउंड कर लेते हैं। देखो भाई ये पूरा कोर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और है, और फिर ये 3 लेयर जो है दैट इंक्लूड कॉर्टेक्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड कोट, ये 3 लेयर्स हैं। सही है। तो अब बताया गया कि भाई और जो रिमेनिंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का और सेल वॉल होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। सही, यू कैन सी ये बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल है। अब ये इतना हिस्सा है यहाँ पे, आप यू कैन सी कि यहाँ पे एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई और बाकी का पूरा पार्ट जो है वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। सही है। बाकी सब में से डिहाइड्रेशन हो गई, डेसिकेट हो गया, सेल वॉल भी खत्म हो गया। सो बताया गया है कि भाई the resulting structure called endospore that can tolerate extreme environment condition and can
remain viable for several years. सही है, वो कई सालों तक जिंदा रह सकता है। When environmental condition becomes suitable, the endospore absorb water. जब suitable हो जाता है तो यही endospore water absorb करता है, swell होता है, और जो वॉल होती है जिसने इसको रोक के रखा हुआ है तो वो स्प्लिट हो जाती है, वो टूट जाती है, और अंदर से पूरा बैक्टीरियल सेल्स डेवलप होता है और फिर उसमें नया सेल वॉल बनता है। सही है, तो दिस हाउ दैट्स हाउ एंडोस्पोर डेवलप। दूसरे अदर मेथड्स क्या है बैक्टीरिया को सरवाइव करने के? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरियल डेवलप एंडोस्पोर, एंडोस्पोर अभी हमने पढ़ लिया, एक्सोस्पोर्स एंड सिस्ट। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा, अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया form spores. These bacteria form long tube called filament। यानी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो है ये ऐसे लॉन्ग ट्यूब बना में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, विच डिफरेंशिएट इनटू थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें ऐसे डिफरेंशिएशन होने लग जाती है इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर में, जिसको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। These structure are part of the reproductive process and form outside the cell wall। सही है, जैसे कि एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये आपका जो है ये एक्सोस्पोर हो जाता है। तो एंडोस्पोर वाज अ डिफरेंट जिसमें सेल श्रिंक हो रहा था, और एक्सोस्पोर इज अ डिफरेंट जो कि जिसमें आउटर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें फिर ये एक्सोस्पोर्स की डेवलपमेंट होती है जो कि फर्दर आगे जाके नया बैक्टीरियल सेल में डेवलप कर जाता है। इन अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि एजोबैक्टर हो गया स्पीशीज, सिस्ट इज फॉर्म, इसमें सिस्ट बनता है। द सिस्ट आर डोरमेंट सेल्स विथ थिक वॉल। सही है, एंड द साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिस्ट जो है डोरमेंट सेल है। डोरमेंट सेल का मतलब होता है, डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग, यानी इनएक्टिव सेल है जिसकी सेल वॉल थिक होती है, साइटोप्लाज्म जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, श्रिंक हो जाता है। द सिस्ट फॉर्मेशन अकर बाय चेंजिंग सेल वॉल। सिस्ट की फॉर्मेशन होती है सेल वॉल की चेंजिंग की वजह से। these bacterial cells become resistant to desiccation and some chemical। और ये सेल्स जो है डेसिकेशन और केमिकल से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। these cells are not same resistant to temperature like एंडोस्पोर, लेकिन ये टेम्परेचर से रेजिस्टेंट नहीं होते जैसे एंडोस्पोर्स होता है, तो हाई टेम्परेचर में सिस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दीज आर सम प्रोटेक्टिव एक्शन। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी की। मूवमेंट इन बैक्टीरिया डिपेंड ऑन वेरियस स्टिमुलाई इन देयर सराउंडिंग। यानी बैक्टीरिया डिपेंड करता है ऑब्वियसली कोई स्टिमुलाई, कोई फूड की अवेलेबिलिटी या इस तरह की चीज़ों की तरफ ही बैक्टीरिया जो है मूव करेगा, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल्स, लाइट, टेम्परेचर, इन सब की अगेंस्ट इन सब की तरफ बैक्टीरिया मूव करेगा। ड्यू टू विच बैक्टीरिया एक्सप्रेस मैग्नेटोटैक्टिक, मैग्नेट की तरफ मूव करे तो मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट है। कीमोटैक्टिक है अगर केमिकल की तरफ, फोटोटैक्टिक है अगर लाइट की तरफ मूव कर रहा है। सही है। एंड जो है बैक्टीरिया मूव बाय इट्स फ्लैजेला इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई दे डिटेक्ट। यानी बैक्टीरिया जो है फ्लैजेला की मदद से मूव करता है, या तो स्टिमुलाई की तरफ जाता है या तो उससे दूर जाता है। फ्लैजेला प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स एंड पोजीशन। फ्लैजेला बैक्टीरिया के सेल में अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग पोजीशंस में मौजूद होता है। समटाइम बैक्टीरिया फ्लोट विद द हेल्प ऑफ देयर पिलाई। समटाइम बैक्टीरिया में फ्लोटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ पिलाई दैट प्रोवाइड बोयंसी। बोयंसी का मतलब होता है वाटर में फ्लोट करने की जो सलाहियत होती है उसको बोयंसी कहते हैं। सही है। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया। पहला है फ्लैजेलर मूवमेंट। सही है, फ्लैजेलर मूवमेंट जो है एम्बेडेड विद सेल वॉल। जो फ्लैजेला जो है वो सेल वॉल के साथ एम्बेडेड गढ़ा हुआ होता है, बायोमोटाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट फ्लैजेला मूव दिस सेल बाय रोटेटिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी भाई मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरियल का सेल है और यहाँ पे बेसल बॉडी है और ये फ्लैजेला है। तो बेसल बॉडी, दिस वन इज द बेसल बॉडी, यहाँ से इसकी रोटेशन शुरू होती है जैसे कोई रस्सी ऐसे लहरा रही हो ना उस तरह से। सही है, आइदर बाय क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। यानी इसकी मूवमेंट जो है या तो इस डायरेक्शन में होती है क्लॉकवाइज, या तो जो है इस डायरेक्शन में होती है काउंटर क्लॉकवाइज। सही है। द हेलिकल वेव्स आर जेनरेट। हेलिकल वेव यानी ये जो बेसल बॉडी की जो मूवमेंट है, यानी नीचे ऐसे बेसल बॉडी है देखो, लाइक ये बेसल बॉडी है फॉर एग्जांपल, ये साइटोप्लाज्म के साथ एम्बेडेड होता है। अब ये बेसल बॉडी या तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है या तो क्लॉकवाइज मूव करता है,
और इसके मूवमेंट से ये फ्लैजिला ऐसे लहरा रहा होता है, इसके काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट से ये फ्लैजिला लहराता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया आगे की तरफ जाता है। और ये हेलिकल मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है और ये टिप तक जाती है। सही है, ये यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। तो दैट pushes waves are generated from the base to the tip of the flagella। अच्छा, अब फ्लैजिला के बिहाफ पे बैक्टीरिया की कुछ टाइप होती है, जैसे ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, मोनोट्राइकस जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है, लोफोट्राइकस जिसमें एक तरफ बंच ऑफ फ्लैजिला मौजूद होता है, टफ मौजूद होता है एक पोल में, एम्फीट्राइकस जिसके दोनों तरफ ऐसे बंच मौजूद है। सही है। एंड फिर उसके बाद पेरीट्राइकस जिसके हर तरफ, यानी बैक्टीरिया है इसके हर तरफ ऐसे फ्लैजिला ही फ्लैजिला मौजूद है। अच्छा जी, दूसरी मूवमेंट स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है। स्पायरोकीटल मूवमेंट आप यू कैन सी कि भैया सांप की तरह ऐसे मूव कर रहा होता है। द स्पायरोकीट्स शोज सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट्स सच एज फ्लेक्सिंग, स्पिनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग। दीज टाइप ऑफ मूवमेंट आर शोड बाय स्पायरोकीट्स as the flexible and helical bacteria lack flagella, जिसमें flagella नहीं होता, just within a cell envelope they have flagella like structure which are known as periplasmic flagella, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही, यानी जस्ट विद इन सेल एनवेलप, सेल एनवेलप के अंदर ही फ्लैजिला की तरह का स्ट्रक्चर होता है। यानी फ्लैजिला की तरह, यानी आउटग्रोथ नहीं होती फ्लैजिला, यानी अंदर ही होता है, जो कि पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला और एक्सियल फिब्रिल्स कहलाता है और एंडोफ्लैजिला कहलाता है। तो ये इसकी मदद से ये ऐसे इस तरह की मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। एंड दूसरा है ग्लाइडिंग मूवमेंट। सम बैक्टीरिया सच एज स्पीशीज of cyanobacteria, example cytophaga or mycoplasma, shows gliding movement। when a gliding movement यानी अपने ही एक्सिस पे you can see ऐसे रोटेट करना, मूवमेंट करना। when in come in contact with a solid surface it help to find out the substratum, example wood, bark, shell, etc. for anchor and reproduction they secrete slime with the help of which they get attached to the substratum, however no organisms are associated with the movement। सही है भाई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरियल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे जो जैसे बताया ग्लाइडिंग में क्या बताया गया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इनमें होती है। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट अपने ही एक्सिस में हो रही होती है। सॉलिड सर्फ जब कब होती है, जब सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है और सबस्ट्रेटम को फाइंड करता है तब। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है कि भाई फ्लैजिला जो है वो उसकी लेंथ जो होती है लॉन्ग एंड थिन होता है, जिसकी लेंथ जो है 20 नैनोमीटर होता है। विप लाइक, विप कहते हैं कोड़े को, सही है। कोड़ा जो जैसे अपने अगर गुलदामा देखा होगा उसके अंदर वो सजाएं देने के लिए या पहले ज़माने में जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट मूव द बैक्टीरिया टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट एंड अदर अट्रैक्टेंट्स, यानी जो कि जिसकी मदद से बैक्टीरिया का सेल मूव करता है न्यूट्रिएंट की तरफ या दूसरे किसी भी अट्रैक्टेंट की तरफ। फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन से। फ्लैजिलम हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। हुक होता है, फिलामेंट होता है एंड बेसल बॉडी होती है। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये वाली, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा मेम्ब्रेन है। इसमें दिखाया गया कि भाई ये बेसल बॉडी है, ये वाली बेसल बॉडी है, इसके ऊपर एक थिक पार्ट है हुक और फिर ये पूरा फिलामेंट है। सही है। तो बताया गया है कि भाई जो है कि भाई द वाइडर रीजन ऑफ द बेस ऑफ द फ्लैजिलम इज कॉल्ड हुक। जो वाइड रीजन है दिस वन इज हुक। इट इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ द फिलामेंट, जो कि फिलामेंट के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हुक कनेक्ट फिलामेंट टू द मोटर पोर्शन ऑफ द फिलामेंट फ्लैजिलम कॉल्ड बेसल बॉडी, यानी हुक का काम होता है इस फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करना। द बेसल बॉडी एंकर्ड इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी बेसल बॉडी जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, एंकर्ड होता है किसके साथ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के साथ। अच्छा, फिर कह रहा है इट कंटेन द रोटेटिंग मोटर विच इज पावर्ड बाय एटीपी एंड सी रिंग। इसके अंदर रोटेटिंग मोटर्स मौजूद होते हैं जिसमें ये सी रिंग्स मौजूद है और यहाँ पे एटीपीज की मदद से इसको एनर्जी मिलती है और ये हेल्प करता है। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये मिसाल के तौर पे ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में ये बेसल बॉडी है और इससे ऊपर ये ऐसे हुक है और इसके बाहर फिर ऐसे ये फ्लैजिला मौजूद है। तो असल में होगा क्या मूवमेंट, ये जो हुक है, ये जो बेसल बॉडी है, ये या तो क्लॉकवाइज
या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसकी रोटेशन होगी, और उसकी रोटेशन की वजह से इसमें वेव प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये वेव जो है ये बेस से टिप तक जाएगी और ये फ्लैजेला ऐसे लहराने लगेगा आग की तरफ, और ये मूवमेंट होगी, बैक्टीरियल सेल को मूव कराएगा। अच्छा भाई, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, द टर्म जीनोम रेफर टू द सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल। जीनोम का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल पूरा का पूरा सब मिला के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोम। सही है, जो कि आपके पास द बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज कंपोज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोमल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी उसके अंदर क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम का, डीएनए का, लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया को हमेशा हैप्लॉइड सेल कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। सही। अच्छा भाई, अब बताया गया है कि साइटोप्लाज्म विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि भाई बताया गया कि भाई ये जो क्रोमोसोम है ये मौजूद होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है बस। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज वन लॉन्ग, एक होता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल सुपर कॉइल्ड डीएनए। सही है, जो आपके पास एक लंबा सा और लॉन्ग और सुपर कॉइल्ड डीएनए से मिल के बना होता है। इन मोस्ट बैक्टीरिया दीज डीएनए इज सर्कुलर, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये डीएनए जो है सर्कुलर होता है। अच्छा, ये प्लाज्मिड की बात नहीं है, प्लाज्मिड इज अनदर सर्कुलर डीएनए, लेकिन बताया गया कि भाई ये या तो ये हाईली कॉइल्ड होगा या तो ये ऐसे सर्कुलर होगा कुछ बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में कंटेन एज मैनी एज 3500 जीन। सही है, बैक्टीरिया के अंदर 3500 जीन होते हैं। अनलाइक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, द बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाइक। ये बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ना इसके अंदर कोई न्यूक्लियोलाई होता है। They have one copy of DNA. Bacteria have only one copy of DNA. That is, they have only one chromosome and only reproduce asexually. Cell divide by amitosis. यानी सिर्फ एक ही कॉपी है जिसकी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन तो होती नहीं है, इस वजह से ही जो है सिंगल कॉपी होती है, और इसमें जो डिवीजन होती है वो एमाइटोसिस की मदद से होती है। एमाइटोसिस में न्यूक्लियस डायरेक्टली स्प्लिट होता है, कोई स्पिंडल फाइबर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि भाई क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं होती जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है। इन एडिशन, अब यहाँ पे बात बताई गई है कि इन एडिशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम मैनी बैक्टीरिया ऑफन कंटेन स्मॉल नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, यानी नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। सही है, दे यूजुअली कंटेन बिटवीन 5 to 100 जीन, जिसके अंदर 5 से 100 जीन्स मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यू के पॉइंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम, यानी प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट, यानी होस्ट के क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी मर्जी से रेप्लिकेट कर देता है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशन, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। द बैक्टीरियल प्लाज्मिड में यूज बी आर डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड को जो हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का कोई जीन लगाने वगाने के लिए। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर देखो भाई यहाँ पे कि बैक्टीरिया आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी हो सकता है। बैक्टीरिया आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मेनी पर्पसेस। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट का मतलब, इकोनॉमिक का मतलब होता है भाई जब भी आए तो इसका मतलब पैसों से रिलेटेड होता है। तो भाई ह्यूमन के या तो भाई फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कोई बीमारी फैला रहा है और वो बीमारी फैलाने की वजह से भाई हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ा रहा है तो वो भी इकोनॉमिक उसकी इम्पोर्टेंस है। या फिर कि बैक्टीरिया से कोई बहुत काम की प्रोडक्ट आ रही है और उस प्रोडक्ट को बेच के कोई पैसे आ रहे हैं तो ये भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की। सही। द बेनिफिशियल यूज ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स सच एज योगर्ट, चीज, विनेगर। सही है, ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया की। माइक्रोब्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। या बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है तो ये एज ए इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज हो सकता है।
फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज हो सकता है। अच्छा, फिर कह रहा है बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज मिनरल इनटू द एनवायरनमेंट। इसी तरह से जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनो सॉरी लेग्यूमिनोसोरम सैरम सॉरी एकदम से कोई चीज़ प्रोनाउंस करना जो है ना ऑब्वियसली कोई भी अटक सकता है, सॉरी फॉर दैट। As symbionts and perform nitrogen fixation in the roots of leguminous plants। सही है, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि भाई ये जो है सिम्बायोटिक होता है और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। अच्छा जी, इसके बाद हम ज़रा बात करते हैं। देखो ये क्या था, ड्यू टू विच प्लांट फ्लरिश एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बैक्टीरिया यूज इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग and medical research. For example, Escherichia coli is used for synthesis of antibiotic amoxicillin। amoxicillin बनाने में Escherichia coli यूज होता है, तो ये होता है। एंड जो है कमर्शियल प्रिपरेशन राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, विटामिन के, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। Bacterial plasmid is used in genetics engineering to produce useful products and develop beneficial character in the organism। यानी भाई बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है वो यूज़ होता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के अंदर, ये इन सारी तमाम तर चीज़ों में यूज़ होता है। फिर बैक्टीरिया आर हार्मफुल लाइक जो है are harmful like causes disease in animals and plants and spoil food। बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस के बावजूद बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकता है, जो कि जो है क्या कर सकता है, प्लांट्स को या एनिमल में डिजीज कॉज कर सकता है। सम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कॉज डिके ऑफ आवर फूड। कुछ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है जो हमारी फूड को डिसइंटीग्रेट करते हैं एंड मेक इट अनपैलेटेबल, जो कि खाने के लायक नहीं रहता। फिर जैसे दूध को ख़राब कर देना या बहुत सारी चीज़ें, फूड ख़राब कर देना, खाना रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो वो खुद नहीं होता, बैक्टीरिया ख़राब। एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन सच एज पोटामिन्स, साइटोकिन्स in the food। These toxins are powerful enough to cause food poisoning। सही है, जो कि फूड पॉइजनिंग करवा सकते हैं, ये इतने खतरनाक टॉक्सिन होते हैं, which result in serious illness and even deaths। For example, bacterium Clostridium botulinum cause fatal form of food poisoning। सही है, बैक्टीरियल बोटुलिनम जो है सबसे खतरनाक फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, जिसको हम बोट्यूलिज्म कहते हैं। The disease caused by bacteria in men and plants are shown in the table। जैसे एक टेबल गिवन है, these है जो कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया गया, जैसे कि कोलेरा है, वो विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, जिस पर डायरिया हो जाता है। डायरिया यानी दस्त को कहते हैं, बहुत लूज मोशन को। नोजिया हो जाता है, नोजिया हम कहते हैं कि भाई उल्टी महसूस होना, लेकिन उल्टी नहीं हो रही, वॉमिट नहीं हो रहा, लेकिन वॉमिट का महसूस होना, वॉमिट हो भी सकता है। स्लीपीनेस और लेथार्जिनेस, लेथार्जिनेस बहुत थकावट होती है ना, बहुत उठने बैठने का काम करने का दिल नहीं चाहता, उसको हम लेथार्जिनेस कहते हैं। डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, तो डायरिया में क्या होता है, जो हम जो पानी वानी पीते हैं, जो फ्लूइड इनटेक करते हैं उसमें, और जो मिनरल वगैरह, वो सारा लार्ज इंटेस्टीन में अब्जॉर्ब होता है। अब लार्ज इंटेस्टीन से जो है जब वो अब्जॉर्ब होता है फूड, तो फिर हमारा जो स्टूल होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन डायरिया में क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, तो वाटर सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाती है। मसल क्रैम्प्स, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, मिनरल लॉस होगा, कैल्शियम लॉस होगा, तो मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, थ्रिस्ट होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, क्योंकि स्किन को आपको सही तरह से जो है वो सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ड्राई म्यूकस, ड्राई माउथ, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी इस पर। सही, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रिंक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS हम देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। सही, एंड टेक एंटीबायोटिक्स, यही इसकी ट्रीटमेंट है। फिर है टाइफाइड बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, इसको फूड पॉइजनिंग या हम जो है ना एब्डोमिनल फीवर भी कहते हैं, पेट में शदीद किस्म का दर्द होता है। हाई ग्रेड फीवर, तेज़ बुखार होता है, स्किन में रैशेज आना शुरू हो जाता है, वीकनेस होती है, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने लग जाता है, हेडेक, सर में दर्द होने लग जाता है। इसका यह है कि भाई प्रॉपर हाथ पैर को, क्योंकि गंदगी की वजह से होता है ना, फूड बोर्न डिजीज़ है, हाथ को सही से वॉश करें, खाना खाते वक्त जो है, पानी पीते वक्त जो है साफ़ सुथरे गिलास में खाना खाएं, साफ़ सुथरे बर्तन में खाना खाएं,
सही है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएं, विजिट डॉक्टर सिम्टम्स परसिस्ट। फिर आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसमें कफ होता है, डेट प्रोड्यूस फैलम, बहुत सारे बलगम, और फिर उससे खून वगैरह आने लग जाता है, फटीग होने लग जाता है, बहुत थकावट, हाथ पैर में दर्द होता है, फीवर्स होते हैं, चल्स पड़ते हैं, एपेटाइट भूख नहीं लगती, वेट कम हो जाता है। सही है। जो इसमें होता है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम क्राउडी एंड कंजेस्ट प्लेसेस, ऐसी जगहों से दूर रहा जाए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। सही है, मास्क पहन के रखा जाए, खास तौर पे भाई बचने के लिए यही होता है भाई हॉस्पिटल्स वगैरह में, और वैसे भी मास्क पहनना एक अच्छी बात होती है। आप बहुत सारे डस्ट वगैरह, खास तौर पे पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन है, सैनिटाइज करो, तो ये सारी चीज़ों से जो है ना ट्यूबरक्लोसिस से बचा जा सकता है। नमोनिया बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। कफिंग विद ब्लड एंड म्यूकस, इसमें खांसी जो आती है उसमें से जो बलगम आता है उसमें ब्लड वगैरह म्यूकस मौजूद होता है। फीवर होता है, स्वेटिंग और चल्स मौजूद होने लगे, फीवर होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ठंड लगेगी, शॉर्टनेस और भी सांस लेने में दुश्वारी होगी, चेस्ट में पेन होगा, फटीगनेस होगी, एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, नोजिया वॉमिट फील होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, हेडेक होगा। प्रॉपरली वॉश हैंड, हाथ को सही से धोएं, अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, प्रॉपर जो सही से पका हो, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग वगैरह ना करें, तो इससे बचा जा सकता है। फिर आपके पास जो है बैक्टीरियल डिजीज़ में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स है, डिजीज़ जो कि प्लांट की डिजीज़ है, बैक्टीरिया में होने यानी बैक्टीरिया के ज़रिए से होने वाली प्लांट्स में डिजीज, जो कि होता है सूडोमोनस एंड जेंथोमोनस की वजह से लीफ स्पॉट डिजीज़ का नाम है, जिसमें क्या होता है नेक्रोसिस, पत्ते जो है जल जाते हैं, नेक्रोसिस पैचेस, सम टाइम लीफ स्पॉट विल ग्रो टुगेदर क्रिएटिंग लार्ज ब्लैक ब्लॉचेस, जिसमें ये देखो डायग्राम बनी हुई है, बहुत सारे जो है ना नेक्रोटिक पैचेस मिलता है और एक बड़ा सा जो है ना ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है। सही है, जिसकी वजह से लीव्स जो है ब्लैक हो जाता है। शूज, बर्ड्स एंड फ्लावर ऑल्सो बिकम ब्लैक। सही है, ये चीज़ें होने लग जाती है। अब इसका हाल ये है एरेडिकेशन ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग पैथोजन टेस्टेड सीड्स, पैथोजन को कम किया जाए ताकि भाई पौधा लगाते वक्त ही ऐसे सीड्स को यूज़ किया जाए जिसमें पैथोजन ना हो, वरना एक पौधा लगाओगे वो बाकी के सारे पौधे को भी ख़राब कर देगा। सही है, एंड इसी तरह से एंड प्रोपगेटेड मटेरियल एंड प्रॉपर स्प्रे किया जाए। सही है, फिर उसके बाद ब्लाइट एंड प्लांट्स बाय बैक्टीरिया। सो जो है एविनिया, अमाइलोवोरा एंड लेंथोमोनस और ओरिजे की वजह से ये बीमारी होती है, जिसमें सीवियर येलोइंग, ब्राउनिंग, स्पॉटिंग, विथरिंग, यानी लीव जो है वो पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन होने लग जाएंगे, स्पॉटिंग स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है पत्तों का गिरना, विल्टिंग का मतलब पत्थरों का गिरना, ड्राइंग ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, यानी ये सारे जो है ना मुरझा जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह मुरझा जाएंगे, स्टेम डैमेज हो जाएगा, पैरेन्काइमा सेल डैमेज हो जाएंगे। सही है, केमिकल कंट्रोल होता है भाई, जैसे केमिकल्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाए। लेस इफेक्टिव देन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कहते हैं कि भाई हम मिसाल के तौर पे भाई कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो हम वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट उसका यूज़ करते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस डाल दिया जाए, तो वो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। तो इससे हमने एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किया और एक ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जैसे भाई बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स, इसमें बैक्टीरियम एविनिया कैरोटोवोरा की वजह से होता है। ये प्लांट टिश्यूज बिकम मैसेरेटेड सॉफ्ट एंड वाटरी, यानी जो होते हैं ना फलों में, इन चीज़ों में जो सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत और वाटरी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये कॉज करता है। इसमें भाई प्रॉपर इंस्पेक्शन चाहिए होती है सीड्स की, बीड्स को कंट्रोल, बीड्स हम कहते हैं ऐसे जानवर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जो है ना नुकसान पहुंचाएं, फसलों को तबाह करें, ये वो वाला वीड नहीं है। सही है, ये वो ड्रग्स वाला वीड नहीं है, ये वो वाला वीड है। अवॉइड हार्वेस्टिंग अंडर वेट कंडीशन, यानी भाई वेट कंडीशन के दौरान जो है पौधों वगैरह को को लगाने से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ों को करके जो है हम इससे बच सकते हैं।
बैक्टीरियल विल्ट डिजीज इन प्लांट्स, ये जो है बैक्टीरियम एविनिया ट्रैकिफिलिया की वजह से होता है, सही है, जिसमें विल्ट डिजीज कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ द वेजल ऑफ द होस्ट प्लांट। विल्ट का मतलब होता है कि भाई ये पत्ता है ना, ये ऐसे नीचे, सारे पत्ते ऐसे मुरझाए हुए ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेजल ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से जो है आपका पानी नहीं पहुंच पा रहा प्लांट की लीफ की तरफ, जिसकी वजह से वो इरेक्ट नहीं हो पा रहे, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, सही है ना। तो फिर इसमें कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल विल डिपेंड ऑन कंट्रोल ऑफ इट्स इंसेक्ट बीटल वेक्टर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट्स की वजह से फैलता है, तो इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करके हम इसको बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, सॉरी सेकंड लास्ट इज बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। यानी बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट स्टेराइल। हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता नहीं है, बल्कि इसके अंदर होता है। वी बिकम कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरियल फ्रॉम द मोमेंट वी बॉर्न। यानी जैसे ही पैदाइश के वक्त से ही हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है। वी आर कवर्ड विद and contain within our intestine approximately 100 trillion bacteria that form the normal flora of our body। 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं, सही है। द फ्लोरा हेल्प टू प्रिवेंट अस बिकमिंग कॉलोनाइज विथ मोर डेंजरस बैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और ये बचा रहे हैं कि कहीं कोई इससे ज़्यादा हार्मफुल या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, तो इससे हम बच जाते हैं किसी हार्मफुल बैक्टीरिया से। अब भाई नॉर्मल फ्लोरा क्या है कि भाई नॉर्मल फ्लोरा आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है उसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। और inanimate without causing disease। अच्छा, in healthy animal the internal tissues blood brain muscles etc are normally free of microorganisms। एक healthy organism के अंदर जो blood है brain है या मसल है, इनमें जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। हाउएवर द सरफेस टिश्यू, जबकि सरफेस टिश्यू जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, are constantly in contact with environmental organism and become radially colonized by various microbial species। यानी जो सरफेस टिश्यूज होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट रेफर्ड एज द नॉर्मल फ्लोरा। यानी ये सारे जो है, अब इसी वजह से बेटा हम खास तौर पे जब इंजेक्शन लगाते हैं तो स्किन वगैरह को अल्कोहल से रब करते हैं ताकि उस जगह पे कोई जो भी बैक्टीरिया हो वो सारे मर जाए, और इंजेक्शन जब हम करें लगाएं तो वो बैक्टीरिया इंजेक्शन के जरिए से अंदर ना चले जाए। द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फ्यू यूकैरियोटिक फंजाई protist, but bacteria are the most numerous and obvious microorganism component of normal flora। यानी ह्यूमन में कुछ जो है कुछ तादाद में फंजाई और प्रोटोक्टस भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। फिर these normal flora significance क्या provide us many benefit। they prevent colonization of pathogen by competing for attachment and nutrient। यानी ये पैथोजन को वहाँ पे कॉलोनाइज होने से रोक रहे होते हैं। दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। सिंस नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज एंटीजन इन एनिमल, they induce low level of antibodies that cross react with similar antigens of pathogen। यानी भाई क्योंकि भाई ये वहाँ पे मौजूद है, behave as an antigen in an animal, they induce low level of antibodies that cross react with similar। यानी जो है ये एंटीबॉडीज को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन और इन्वेजन जो है वो नहीं हो पाती। इन लार्ज इंटेस्टाइन सम सिंथेसाइज विटामिन दैट आर एब्जॉर्ब बाय न्यूट्रिएंट। कुछ विटामिन सिंथेसाइज करते हैं जिसके अंदर विटामिन के है, B12 है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट इनहिबिट पैथोजेनिक स्पीशीज। तो जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऐसे चीज़ें जो है प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजेनिक स्पीशीज को रोकती हैं। लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड भी है, केमिकल मेथड भी है। केमिकल मेथड हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या है, बैक्टीरियल हार्मफुल एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल्स रेफर्ड एज डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल केमिकल। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें से हम किसी चीज़ में से, किसी प्रोडक्ट में से सारे वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहलाती है।
डिसइंफेक्शन इज एन एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोर। डिसइंफेक्शन का मतलब है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ख़त्म करते हैं, लेकिन ये एंडोस्पोर्स को जो है नहीं रिमूव कर पाता फ्रॉम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और सरफेस। यानी एक डिसइंफेक्शन होती है इन एनिमेट, यानी जो है सरफेस के ऊपर, जैसे भाई फर्श के ऊपर झाड़ू पोछा मार देना, ये सारी चीज़ें। आइडियल डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक केमिकल एजेंट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म in the shortest possible time without damaging the material treated। यानी भाई आइडियल डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक क्या होता है, कैसे केमिकल एजेंट्स जो कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे और हमारे मटेरियल को डैमेज ना करे। तो इसमें हमारे पास बहुत डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक हैं, जैसे कि फिनोल। सही है, फिनोल वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन। पहला केमिकल था जिसको डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया गया था वाज फिनोल, used by Joseph Lister in 1860। It is the standard for most other antiseptic and disinfectant। सही है। अच्छा अच्छा, याद रखना एंटीसेप्टिक हम टिश्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह। डिसइंफेक्टेंट से हम जो है ना झाड़ू पोछा, ये मतलब है डेटॉल वगैरह, वो जिससे सरफेस को साफ करते हैं। फिर आ जाता है हैलोजन। हैलोजन अमंग हैलोजन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर क्लोरीन एंड, आप या आपको पता है ना आयोडीन क्लोरीन डालते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह को क्लियर साफ करने के लिए। हेवी मेटल्स को यूज करते हैं। नंबर ऑफ हेवी मेटल्स हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल सिल्वर इज यूज्ड एज सिल्वर नाइट्रेट इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन लाइक नाइजीरिया गोनोरिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर मदर को जो है गोनोरिया है और बच्चा पैदा होता है, तो मदर के वेजाइनल फ्लूइड के साथ उसकी आंखें कांटेक्ट में आती है और वो बच्चे की के लिए ब्लाइंडनेस का कॉज हो सकती हैं। तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया जाता है उसकी आंखों में, ताकि वो उसको अगर वो बैक्टीरिया आंखों पर लग भी गया तो उसको ख़त्म कर दे। सोप एंड डिटर्जेंट्स डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना कि भाई ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सरफेस देयर बाई हेल्प टू क्लीन। यानी भाई मिसाल के तौर पे भाई आपके पास जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये सरफेस है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ टाइटली जुड़ा हुआ है, लेकिन सोप डालोगे तो ये सरफेस टेंशन को कम कर देगा और पानी से ये आसानी से वॉश आउट हो जाएगा। तो ये काम करता है, किल नहीं करता, रिमूव करता है। एल्डिहाइड को यूज़ करते हैं, टू एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड एंड ग्लूटर एल्डिहाइड जो है इनएक्टिव माइक्रोबियल प्रोटीन, इनएक्टिवेट माइक्रोबियल प्रोटीन बाय क्रॉस लिंकिंग द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोटीन। यानी भाई इनएक्टिवेट कर देता है बाय क्रॉस लिंकिंग इन फंक्शनल ग्रुप इन प्रोटीन्स, इन बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको। तो भाई जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड, इसको खासतौर पे फॉर्मल्डिहाइड को हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं प्रिजर्व रखने के लिए ऑर्गेनिज्म को। फिर है बेटा आपका जो है इथिलीन, इथिलीन ऑक्साइड। स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव बाय, स्टरलाइजेशन हो जाता है यानी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। सही है, केमिकल नोन एज इथिलीन ऑक्साइड ETO। दिस केमिकल डीनेचर प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरियल स्पोर्स। सही, ये याद रखना कि स्टेरिलाइजेशन इथिलीन ऑक्साइड आपसे ये पूछा जा सकता है, स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव बाय फिनोल, हेवी मेटल्स और इथिलीन ऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड kill microorganism by releasing large amount of oxygen which contribute to the alteration of microbial enzymes। सही, यानी ये आपको ये मेथड याद रखना है कि भाई जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि माइक्रोबियल एंजाइम्स की ऑल्ट्रेशन करवा देता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि भाई फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड टू मेंटेन लो माइक्रोबियल पॉपुलेशन। बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि जो है वो फूड जो है हमारा प्रिजर्व हो। खासतौर पे जो होता है ना, हम जो प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे प्रिजर्वेटिव, थोड़े थोड़े से अमाउंट में प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं ताकि वो अगर रखा रहे, क्योंकि दुकानों में कितने दिन तक रखा रहेगा, आप घर पे लाके कितने दिन तक रखोगे तो वो प्रिजर्व रहे। सही है, तो ये होता है। जैसे विनेगर वगैरह अगर आप ले रहे हो, केचप ले रहे हो, तो उसके अंदर मौजूद होता है ये ताकि वो ख़राब ना हो जाए। Antibiotics are compound that are mostly derived from biosynthesis
ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स वो उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो बायोसिंथेसिस होती है उसके ज़रिए से बनते हैं। अब जैसे स्टोमाइसिस एंड पेनिसिलिन आर टू ऑर्गेनिज्म which have given us antibiotics. Antibiotic act in different ways to kill microorganism. Antibiotics किन किन वेज के जरिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं? एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देंगे, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये सेल वॉल नहीं होगा, बैक्टीरिया के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, सेल बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देगा, डीएनए नहीं बनेगा, बैक्टीरिया का सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, अपनी तादाद नहीं बना पाएगा। इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेटाबॉलिक पाथवेज को रोक देता है, इंटरफेयर करता है। तो दीज आर सम कॉमन जो है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर आ जाता है लास्ट वन इज फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में हम कोई केमिकल नहीं बल्कि फिजिकली कोई मेथड यूज़ करेंगे, जैसे बॉइलिंग हो गया। 100 डिग्री पे जो है ना प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, मेम्ब्रेन्स ऑल्टर हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल कुकिंग वगैरह जो हम करते हैं या वाटर को बॉईल करते हैं। ड्राई हीट ओवन 170 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे तक अगर हम हीट करें, ड्राई हीट यानी बॉईल नहीं करें, यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो पानी से ख़राब हो जाएगी या मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है तो हम उसको ड्राई हीट करते हैं। डीनेचर कर देता है प्रोटीन को, ऑल्टर कर देता है मेम्ब्रेन्स को। फिर है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब डायरेक्ट आग में दिखाना, जैसे होता है ना लैब एपरेटस को हम इंसिनरेट करते हैं, सीधा आग में डाके डिसइंफेक्ट हो जाता है वो, तो बैक्टीरिया को जो है बर्न कर देता है ये सारा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 120 डिग्री फॉर 15 to 40 मिनट्स एट 15 psi। सही है, 15 के प्रेशर में जो है 15 से 40 मिनट तक 121 डिग्री टेम्परेचर पे रख के जो है हम किसी चीज़ को जो है ऑटोक्लेव करते हैं, जो कि प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और सेल मेम्ब्रेन को अल्टर कर देता है, जिससे वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। पेस्चराइजेशन, लुइस पास्टर ने ये टेक्निक बताई थी, इस वजह से इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड तक हीट करें या 138 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 सेकंड तक हीट करें, जो कि डीनेचर कर देगा प्रोटीन को, मेम्ब्रेन को ऑल्टर कर देगा। सब यही कर रहे हैं अभी तक हमने देखा। इट प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ मिल्क, एप्पल जूस, यानी ये सारी चीज़ें हम हीट करते हैं ताकि ये स्पॉइल होने से बच जाए। सही है। रेफ्रिजरेशन, अगर कोई कोई प्रोडक्ट हमारी ऐसी है, ये सारे मेथड तो वो थे कि भाई हम हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसको हम लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री पे जो है ना बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, प्रिजर्व कर देता है फूड को, लेबोरेटरी मटेरियल को, इसलिए हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। और फ्रीजिंग कर देंगे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अक्सर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फूड लेबॉर्ट्रीज के लिए, मेडिसिनल स्पेसिमेंट्स को लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं, फ्रीज कर रहे होते हैं। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, हाई प्रेशर प्रोसेस एक्सपोज, देखो इसीलिए खाना अगर आप फ्रिज में रखो तो वो ख़राब हो ही जाता है कभी ना कभी, लेकिन फ्रीज़र में रखो तो लॉन्ग लंबे अरसे के लिए। अभी जैसे बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद के टाइम पे अगर आपने जो है फ्रीज़र में रख लिया गोश्त तो वो थोड़े दिन तक भी प्रिजर्व रह जाता है, लेकिन फ्रिज में रखोगे वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा, एक्सपोजर टू प्रेशर ऑफ 100 to 800 मेगा पास्कल डीनेचर प्रोटीन एंड कैन कॉज सेल लाइसिस, प्रिजर्वेशन ऑफ, यानी जो है ना प्रेशर, अगर हाई प्रेशर पे उसको एक्सपोज करेंगे जिसकी वजह से भी प्रोटीन डीनेचर हो जाती है और लाइसिस हो जाती है। फिर है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी इनहेलेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट अ प्रेशर 1 to 3 एटमॉस्फेयर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है रुकेगी, मेटाबॉलिज्म कम होगी और वो मरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो साफ़ हो जाएगी। अच्छा भाई, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस, जैसे कि गैस गैंग्रीन वगैरह जो ज़ख़म हो जाते हैं उनको हम जो है ट्रीट करते हैं इस तरीके से। फिर है सिंपल डेसिकेशन। सिंपल डेसिकेशन का मतलब है ड्राइंग इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी अगर हम किसी को ड्राई करते हैं बिल्कुल तो वो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। ड्राइड फ्रूट्स हो गया, जर्की, रिड्यूस जो है रिड्यूस वाटर एक्ट, क्योंकि पानी जब ज़्यादा रहेगा तो पानी जो है फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। जिस जिस प्रोडक्ट में पानी कम होता है वहाँ ऑर्गेनिज्म जो है
वो ग्रो नहीं कर पाता। जैसे हनी शहद कभी ख़राब नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। सही है। इसी तरह से एडिशन ऑफ सॉल्ट और वाटर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड कैन कॉज लाइसिस। अगर सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर देंगे वाटर, तो जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एक है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन रैपिड फ्रीजिंग अंडर वैक्यूम। सही है। अंडर वैक्यूम कंडीशन में अगर हम फ्रीज करें, इनहिबिट वैक्यूम कंडीशन यानी एटमॉस्फेरिक एयर को ख़त्म कर दें और फिर फ्रीज करें, जिसकी वजह से इनहिबिट मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाती है एंड प्रिजर्व फूड। दिस मेथड इज यूज इन लेबोरेटरी कल्चर्स, रिएजेंट्स, इन चीज़ों में यूज होता है लायोफिलाइजेशन। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू एक्स रेज और गामा रेज ऑल्टर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इनटू डीएनए। तो यानी जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको डीएनए को तोड़ देता है। सही है। यानी जो डीएनए का डबल स्ट्रक्चर उसमें उसमें ब्रेक डाउन कॉज करता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यूज मेम्ब्रेन फिल्टर। अच्छा, कोई चीज़ अगर ऐसी है जिसको हम हीट भी नहीं कर सकते और हम रेडिएशन से भी नहीं कर सकते, तो उसको फिल्टर करते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर जिसका पोर साइज 0.2 माइक्रोमीटर या स्मॉलर पोर होता है, उससे हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सही है। और लिक्विड सॉल्यूशन में से हमें मिसाल के तौर पर कोई मेडिसिन बनाई, उसमें से बैक्टीरिया को रिमूव करना है, तो उसको इस मेम्ब्रेन फिल्टर में से पास करेंगे। सही है। जो चीज़ हीट सेंसिटिव होती है जैसे कि वाइटामिन एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम फिल्टर करके क्लीन करते हैं। फिर है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू एनी। देखो, आयनाइज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एलिवेट कर दे। एक्स रेज गामा रेज के बाद इतनी एनर्जी होती है जो कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देती है और उसको आयनाइज कर देती है। लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो नॉन आयनाइजिंग होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट, जो कि लाइट इंट्रोड्यूसेस थायमीन डाइमर कॉजेज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। यानी जो है थायमीन डाइमराइजेशन करवा देता है। अब ये क्या होती है? खैर, इसको बस इतना समझो कि ये जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज ले आता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन होती है और जो है वो आपका बैक्टीरिया जो है वो स्टेरलाइज हो जाता है। यानी बेसिकली ये नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर को चेंज करता है और जिसकी वजह से डीएनए डिस्टर्ब होता है और वो बैक्टीरिया के सेल्स मरना शुरू हो जाता है। इसको हम लेबोरेटरी मटेरियल को क्लीन करने में, वाटर की प्योरिफिकेशन, इनवन को बॉडी को भी क्लीन करने होता है ना। कुछ अक्सर देखोगे यूवी लाइट्स लगी हुई होती हैं, आप उसमें से पास होके जाते हो। अक्सर ऑपरेशन थिएटर्स में से पहले यूवी लाइट से गुजरना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह हो वो क्लीन हो जाए। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।